भारत परिषद अधिनियम 1892। प्यारे विद्यार्थियों, हम भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि इस सीरीज़ में लगभग 5-6 वीडियो आपके सामने उपलब्ध हो चुके हैं, उम्मीद है उनको आपने देखा और समझा होगा। इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत परिषद अधिनियम 1892 के कारण और उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने पहले बताया कि इतिहास में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कारण होते हैं, और घटना जब घटित हो चुकी है तो उसके प्रभाव होते हैं। तो इतिहास कार्य, कारण और प्रभाव का अध्ययन होता है किसी भी घटना के पीछे। तो 1892 का अधिनियम क्यों लाया गया, इसके कुछ कारण थे जिन्होंने इस परिषद अधिनियम को लाने के लिए ब्रिटेन की संसद को बाध्य किया। पहला इसमें कारण था 1861 का जो कानून था उसमें कुछ कमियां आई। उस कानून को जब लागू किया तो लागू करते समय कुछ व्यवहारिक समस्याएं आईं, और उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ये विचार हुआ कि कानून को और अधिक तर्कसंगत बनाना अति आवश्यक है। कानून में समस्याएं क्या आई? हमने 1861 के अधिनियम में अध्ययन किया कि उसमें गवर्नर जनरल को एक तरीके से ब्लैंक चेक दिया गया, असीमित अधिकार दिए गए थे। वह प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद के हर फैसले को बदल सकता था। राज्यों के नाम, स्वरूप, प्रकृति में बदलाव कर सकता था। इसी प्रकार उस अधिनियम में गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता था, जिनमें मुख्य रूप से भारतीय राजा और जमींदार होते थे। और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1862 में 3 लोगों को गवर्नर जनरल ने गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय लोगों को शामिल किया, लेकिन बहुत कम शक्ति दी गई। इस कारण जो भारतीय लोग थे उनकी ज़्यादा रुचि विधायी मामलों में नहीं हुई, यहाँ तक कि उनको तकनीकी जो ज्ञान था उससे अवगत भी नहीं थे। इसलिए 1861 में जो प्रतिनिधित्व गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय लोगों को दिया गया उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए ये विचार हुआ कि भारतीय लोगों को भी ज़्यादा उत्तरदायी शासन में हिस्सा होना चाहिए। द्वितीय में 1857 की क्रांति के पश्चात का भारत का जो परिवेश था, उस परिवेश में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष का गुब्बार पैदा हो रहा था। इसलिए विचार विमर्श किया गया कि इस गुब्बार को कैसे कम किया जाए। इस गुब्बार को बढ़ाने वाले कौन से कारक थे? जैसे 1857 की क्रांति के पश्चात राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, धीरे धीरे इंडियन प्रेस का भी विकास तीव्र गति के साथ हो रहा था। तो इसलिए इन सभी चीज़ों ने ब्रिटिश सरकार पे दबाव लगाया कि कानून बनाने में और प्रशासन चलाने में भारतीय लोगों की भी उचित भागीदारी होनी चाहिए। तो ये कुछ कारक थे जिनके कारण भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित करना पड़ा। अब इसके मुख्य प्रोविजंस क्या थे उनका हम देखते हैं। प्रथम प्रोविजन, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जैसा हमने 1861 के एक्ट में पढ़ा कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत कर सकता है। तो इस एक्ट में ये किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 19 सदस्यों की मनोनीत किए जा सकते हैं, और जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी करने का प्रावधान किया गया।
सेकंड प्रोविज़न, परिषद में जो सदस्य थे उनको बजट पे बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1861 के एक्ट में जो भारतीय सदस्य थे उनको बहस करने के और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने के अधिकार नहीं थे। ये महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। लेकिन 1892 के अधिनियम के माध्यम से भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, मतदान का अधिकार नहीं था। तो बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार देने के बावजूद भी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और मतदान नहीं कर सकते थे। और यदि कोई सार्वजनिक मामला हो, यदि वो पूछना हो तो कम से कम 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। तो इस प्रकार अधिकार देकर अधिकारों पे लिमिटेशंस लगा दी गई। तो केवल एक प्रश्न पूछ सकते थे, उस प्रश्न के बदले पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तीसरा प्रावधान, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति कौन से अधिनियम के माध्यम से शुरू हुई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति शुरू की गई। तो थर्ड प्रोविज़न है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा की जानी थी। फिरोज शाह मेहता ऐसे पहले व्यक्ति थे जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चयनित हुए। तो इस अधिनियम द्वारा एक तरीके से देखा जाए तो संसदीय शासन परोक्ष रूप से शुरू हुआ, प्रतिनिधि शासन शुरू हुआ। संसद का निर्माण 1853 के एक्ट के माध्यम से, संसदीय निर्वाचन की पद्धति 1892 के अधिनियम के माध्यम से। इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए जाते हैं। अब इस कानून की, इस अधिनियम की कमियां क्या थी? कि निर्वाचन पद्धति थी वो अन्यायपूर्ण थी और भेदभावपूर्ण पे आधारित थी। पूरी जनता को वोटिंग राइट्स के अधिकार नहीं थे। हजारों की संख्या में ही लोग मतदान करते थे। जो उन्होंने मानक निर्धारित किए उनको मुताबिक लाखों में भी लोग वोटिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ वर्गों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि जो अधिकांश जनता थी उनको बहुत कम प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से दिया गया। द्वितीय, जो विधान परिषदें बनाई गई उनकी शक्तियाँ अत्यंत सीमित थी। जैसे जो सदस्य थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते थे। बजट की एक मद पर ही नहीं, अपितु समग्र रूप से ही विचार हो सकता था। पूरे बजट पे चर्चा आप कर सकते हैं, अलग अलग जैसे मदें होती हैं उन पे आप चर्चा नहीं कर सकते। तीसरा, गैर सरकारी सदस्य मनोनीत तो किए गए लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। जैसे 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हो सकती थी। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदें आकार में बहुत छोटी थी, इस कारण जनता का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई। जैसे बंगाल में 70 लाख लोगों के लिए केवल 7 सदस्य थे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, कुछ परिवर्तन तो मौलिक थे लेकिन व्यवहारिक रूप से इनका ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया। तो ये हमने देखा है भारत परिषद अधिनियम 1892। एक बार सरसरी नज़र से वापस देखते हैं इसके पारित होने के कारण क्या थे। 1861 का जो कानून था उसको लागू करते समय कुछ व्यवहारिक समस्याएं आईं, जिनके समाधान के लिए एक नए कानून की आवश्यकता थी। इसी प्रकार 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय परिवेश में कुछ ऐसे तत्वों की उपज होती हैं जिन्होंने लगातार ब्रिटिश सरकार पर भारतीय लोगों के शासन और प्रशासन में अधिक हिस्सेदारी की मांग की। जैसे 1857 के विद्रोह के पश्चात राष्ट्रवाद का विचार प्रबल होता गया। भारत में पत्रकारिता का विकास तीव्र गति से होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी प्रतिनिधि संस्थाओं में और अधिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। परिणाम स्वरूप ये एक्ट पारित हुआ। प्रोविज़न क्या किए गए? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
जैसे केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 19 तक हो सकती थी। परिषद में जो भारतीय सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति प्रारंभ की गई और जो केंद्रीय विधान परिषद के जो लोग थे वो प्रांतीय विधानमंडलों से चुनकर आते थे। फिरोज शाह मेहता ऐसे पहले व्यक्ति थे। कमियां हमने देखी कि निर्वाचन पद्धति अन्यायपूर्ण थी, विधायी की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर थी, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और प्रांतीय विधान परिषदें जनता का व्यवहारिक प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, क्योंकि 70 लाख की जैसे बंगाल में जनसंख्या थी और सदस्य केवल 7 थे।